हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है शिवानी मैम हिंदी साहित्य क्लासेस में। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे हैं और अपने अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी आप लोग बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए, आप सभी को पता है हम पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा है आधुनिक काल। आधुनिक काल को जो है शुक्ल जी ने 2 खंडों में विभाजित किया है, काव्य खंड, गद्य खंड। गद्य खंड को हमने पढ़ लिया है, अब हम पढ़ रहे हैं काव्य खंड। काव्य खंड को जो है शुक्ल जी ने 4 प्रकरण में विभाजित किया है। प्रकरण 1 और प्रकरण 2 जो है मैंने पढ़ा दिया है। ठीक है, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं प्रकरण 3। प्रकरण 3 का नाम है नई धारा द्वितीय उत्थान। ठीक है, जिसका समय शुक्ल जी ने माना है संवत में 1950 से लेकर 1975 और ईस्वी में माना है 1893 से लेकर 1918 ईस्वी। ठीक है, 1893 से लेकर 1918 ईस्वी। ठीक है, और यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिएगा कि प्रकरण 3, ठीक है, प्रकरण 3 नई धारा द्वितीय उत्थान के अंतर्गत जो है हम इतने सारे कवियों को हम पढ़ने वाले हैं, यानी श्रीधर पाठक, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी को, महावीर प्रसाद द्विवेदी, मैथिली शरण गुप्त, रामचरित उपाध्याय, गिरिधर शर्मा नवीन और पंडित लोचन प्रसाद पांडे। आप सभी को पता है कि कितने प्रचलित कवि हैं ये लोग और इनकी रचनाएं जो है कितनी महत्वपूर्ण हैं, जहाँ से प्रश्न जो है ऐसा हो ही नहीं सकता कि प्रश्न ना आए, है ना। तो इन सारे कवियों को हम पढ़ने वाले हैं, इनके बारे में पूरा डिटेल में शुक्ल जी ने बताया है और इनकी जो रचनाएं हैं, जो भी इन्होंने प्रबंध काव्य लिखे हैं, उनके बारे में जो है बहुत अच्छे से बताया है शुक्ल जी ने। तो हम सभी के लिए जो है पढ़ना बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, पूरा बुक से मैं पढ़ा रही हूँ, लाइन बाय लाइन पढ़ाऊँगी और उस जो महत्वपूर्ण है उसको मैंने हाईलाइट कर रखा है। ठीक है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग शॉर्ट नोट्स बना रहे होंगे, तो वहाँ पर आप लोग लिखते चलिएगा। ठीक है, नहीं लिख पा रहे हैं तो आप लोग मेरे से PDF ले लीजिएगा, PDF से पढ़ लीजिएगा या जिसके पास पुस्तक है उस पुस्तक से पढ़ते रहें। ठीक है, चलिए हम क्लास स्टार्ट करते हैं। और हाँ, एक बात और आप लोग ध्यान रखिएगा, जितने भी कवि हैं ये द्विवेदी मंडल के अंतर्गत भी आते हैं, तो आप लोग इनका नाम भी याद रखेंगे। ठीक है, सॉरी, नाम तो आपको याद रखना ही है ना। चलिए अब हम एक एक करके जो है कवियों के बारे में पढ़ते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे प्रकरण 3 काव्य खंड, समय जो है यहाँ पे 1950 से लेकर 1975। सामान्य परिचय जो है यहाँ पे थोड़ा सा नई धारा द्वितीय उत्थान के अंतर्गत जो है सामान्य परिचय शुक्ल जी ने दिया है। इतना यहाँ पे महत्वपूर्ण है नहीं, लेकिन ये 3-4 लाइन है यहाँ पे, चलिए हम पढ़ लेते हैं। फिर उसके बाद जो है जो पहले कवि हैं श्रीधर पाठक, उनके बाद वहाँ से जो हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे, है ना। देखिए, शुक्ल जी कहते हैं कि श्रीधर पाठक के एकांतवासी योगी का उल्लेख खड़ी बोली की कविता के आरंभ के प्रसंग में प्रथम उत्थान के अंतर्गत हो चुका है। कल की क्लास में मैंने आप सभी को पढ़ाया था प्रथम उत्थान, है ना, नई धारा प्रथम उत्थान प्रकरण 2, उसके अंतर्गत जो है शुक्ल जी ने एकांतवासी योगी रचना के बारे में जो है वहाँ पे वर्णन कर चुके हैं। वही बात जो है यहाँ पे द्वितीय उत्थान में कह रहे हैं। ठीक है, कहते हैं प्रथम उत्थान के अंतर्गत जो है हो चुका है। उसकी सीधी सादी खड़ी बोली और जनता के बीच प्रचलित लय ही ध्यान देने योग्य नहीं है, किंतु उसकी कथा की सार्वभौम और मार्मिकता भी ध्यान देने योग्य है। किसके बारे में बात हो रही है? तो एकांतवासी योगी रचना के बारे में। ठीक है, आगे कहते हैं किसी के प्रेम में योगी होना और प्रकृति के निर्जन क्षेत्र में कुटी छाकर रहना एक ऐसी भावना है जो समान रूप से सब देशों में और सब श्रेणियों में स्त्री पुरुष के मर्म का स्पर्श संभवतः करती आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इस रचना के बारे में, यानी श्रीधर पाठक की जो रचना है एकांतवासी योगी खड़ी बोली में, इसके बारे में जो है सामान्य परिचय देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे उतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, इसको छोड़ दीजिए। ठीक है, यहाँ से हम जो है पढ़ना स्टार्ट करते हैं पूरा डिटेल। ठीक है, पहले कवि हैं श्रीधर पाठक, पंडित श्रीधर पाठक। शुक्ल जी कहते हैं कि एकांतवासी योगी के बहुत दिनों पीछे का मतलब आप लोग एकांतवासी योगी के इधर मत जाइएगा, इधर आना है। ठीक है, पीछे का मतलब आगे आना है। ठीक है, पीछे श्रीधर पाठक खड़ी बोली में और भी रचनाएं की। ठीक है, शुक्ल जी कहते हैं कि श्रीधर पाठक जो है एकांतवासी योगी के पीछे जो है इन्होंने जो है खड़ी बोली में और भी रचनाएं की थी। खड़ी बोली की इनकी दूसरी पुस्तक जो है श्रांत पथिक है, जो गोल्ड स्मिथ के ट्रेवलर का अनुवाद है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, श्रांत पथिक जो है, जो इनकी पुस्तक है दूसरी, वो गोल्ड स्मिथ के ट्रेवलर का अनुवाद है। ठीक है, इसके अतिरिक्त खड़ी बोली में जो है इन्होंने फुटकल कविताएं भी पाठक जी ने बहुत सी लिखी। मन की मौज के अनुसार कभी कभी ये एक ही विषय का वर्णन दोनों बोलियों के पद में जो है रखते थे। ठीक है, खड़ी बोली और ब्रज भाषा दोनों में ये बराबर जो है कविता करते थे, यानी जो श्रीधर पाठक जो हैं खड़ी बोली और ब्रज भाषा दोनों भाषाओं में जो है बराबर कविता करते थे। ठीक है, आगे कहते हैं उजड़ ग्राम, डेजर्टेड
विलेज इन्होंने ब्रज भाषा में ही लिखा था। ध्यान दीजिएगा, उजड़ ग्राम का नाम डेजर्टेड विलेज भी है, ठीक है। तो इसकी भाषा क्या है, ब्रज भाषा है, ओके। अंग्रेजी और संस्कृत, आगे कहते हैं अंग्रेजी और संस्कृत के काव्य साहित्य का अच्छा परिचय रखने के कारण हिंदी के कवियों में पाठक जी की रुचि बहुत ही परिष्कृत थी, ठीक है। शब्द शोधन में तो पाठक जी अद्वितीय थे। आगे यहाँ से देखेंगे, आगे शुक्ल जी कहते हैं कि जैसी, ठीक है, यहाँ से देखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। चलती और रसीली, इनकी जैसे चलती और रसीली भाषा ब्रज भाषा होती थी, वैसे ही कोमल और मधुर संस्कृत पद विन्यास भी, ठीक है। ये वास्तव में एक बड़े, यहाँ से भी देखिएगा, ये वास्तव में एक बड़े प्रतिभाशाली, भावुक और सुरुचि संपन्न कवि थे। भद्दापन इनमें न था, न रंग रूप में, न भाषा में, न भाव में, न चाल में, न भाषण में, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पे जो है ये कथन दिया गया है, पूछा जा सकता है यहाँ से लेकर। ये वास्तव में एक बड़े प्रतिभाशाली, भावुक और सुरुचि कवि थे, संपन्न कवि थे, ठीक है। कि ये कथन किसका है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, और किस कवि के लिए है, तो श्रीधर पाठक के लिए, ठीक। अब देखिए यहाँ से कहते हैं इनकी प्रतिभा जो है बराबर रचना के नए नए मार्ग भी निकलती करती थी। छंद, पद विन्यास, वाक्य विन्यास आदि के संबंध में नई नई बंदिशें इन्हें खूब सूझा करती थी। अपनी रुचि के अनुसार कई नई ढांचे के छंद जो इन्होंने निकाले, जो पढ़ने में बहुत मधुर और मधुर लय पर चलते थे। यहाँ पे जो है छंद दिए गए हैं, ये ध्यान रखिएगा, पंक्ति महत्वपूर्ण है ये। नाना कृपान निजपान लिए, विपुनील वसन परिधान किए, गंभीर घोर अभिमान हिए, छकी परिजात मधुपान किए। ये पंक्ति श्रीधर पाठक की है, तो बहुत महत्वपूर्ण है, इन पंक्ति को आप ध्यान रखिएगा। और शुक्ल जी के बुक में है तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये तीनों पंक्ति जो भी है यहाँ पे मैंने लिया है, इनको आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखेंगे, थोड़ा छोटा कर लेती हूँ, है ना। देखिए यहाँ से देखिए, यह कह आए हैं कि खड़ी बोली की पहली पुस्तक एकांतवासी योगी इन्होंने लावनी या ख्याल शैली के ढंग पर लिखी थी। ध्यान रखिएगा, शुक्ल जी कहते हैं कि खड़ी बोली की इनकी पहली पुस्तक कौन सी है, एकांतवासी योगी है, जो इन्होंने जो है ख्याल किस शैली में है, तो ख्याल के ढंग की, इन्होंने जो है लावनी या ख्याल के ढंग पर लिखी है, ठीक है। पीछे जो कहते हैं, पीछे खड़ी बोली को हिंदी के प्रचलित छंद में ले आए। कहते हैं शुक्ल जी कि ये जो है पीछे खड़ी बोली को हिंदी के प्रचलित छंद में ले आए। श्रांत पथिक का, ठीक है, श्रांत पथिक की, है ना, की रचना इन्होंने रोला छंद में की है। ध्यान दीजिएगा, श्रांत पथिक जो रचना है किस छंद में है, रोला छंद में है, और भाषा क्या है, तो ब्रज भाषा में है, ठीक है। इसके आगे भी ये बड़े और यह दिखाया गया है, इसके आगे भी यह बढ़े और यह दिखाया गया है कि सवैये भी ये खड़ी बोली कैसी मधुरता के साथ जो है ढल सकती है। यहाँ पे जो है कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं, इन पंक्तियों को भी आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहाँ से देखिए, ठीक है, यहाँ से हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। शुक्ल जी कहते हैं कि समाज सुधारक के वे बड़े आकांक्षी थे। इससे विधवाओं की वेदना, शिक्षा प्रचार, ऐसे ऐसे विषय भी उनकी कलम के नीचे आया करते थे। विषयों को काव्य का पूरा स्वरूप देने में चाहे वे सफल हुए हों या न, कर कहते हैं अभिव्यंजना के वाग वैचित्र की ओर उनका ध्यान चाहे न रहा हो, गंभीर नूतन विचारधारा चाहे उनकी कविताओं के भीतर कम मिलती हो, पर उनकी वीणा में कुछ ऐसा प्रसाद था, यहाँ से देखते हैं, पर उनकी वीणा में कुछ ऐसा प्रसाद था कि जो बात उसके द्वारा प्रकट की जाती थी उसमें सरसता आ जाती थी, ठीक है। अब यहाँ से देखिएगा, ठीक है ना, इनके बारे में यहीं तक था, श्रीधर पाठक के बारे में, ठीक है। अब दूसरे जो कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हैं, ठीक है। पूरा नाम इनका जो है यहाँ पे दिया गया है, पंडित अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, ठीक है। शुक्ल जी कहते हैं इनके बारे में कि भारतेंदु के पीछे और द्वितीय उत्थान के पहले, भारतेंदु के पीछे, ठीक है, और द्वितीय उत्थान के पहले ही हिंदी के लब्ध प्रसिद्ध कवि जो है पंडित अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध नए विषयों की ओर चल पड़े थे। खड़ी बोली के लिए उन्होंने पहले उर्दू के छंदों पर ठेठ बोली को ही उपयुक्त समझा, ठीक है।
आगे इनके बारे में कहते हैं कि क्योंकि उर्दू के छंदों में जो है खड़ी बोली बहुत तरह मच चुकी थी। ठीक है, संवत 1957, ठीक है, संवत 1957 के पहले ही वे बहुत सी फुटकल रचनाएं और उर्दू ढंग पर कर चुके थे। ठीक है, किनके बारे में बात हो रही है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के बारे में। ठीक है, नागरी प्रचारणी सभा के गृह प्रवेश उत्सव के समय जो है संवत 1947 में उन्होंने जो कविता पढ़ी थी उसके ये चरण मुझे अभी तक याद हैं। 4 डग हमने भरा तो क्या किया, है पड़ा मैदान कोसों का अभी, मौलवी ऐसा न होगा एक भी, खूब उर्दू जो न होवे जानता। ठीक है, तो ये पंक्ति कितना महत्वपूर्ण है आप सभी को पता है। जो नए स्टूडेंट हैं वो जान ले, मोस्ट इंपॉर्टेंट पंक्ति है ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की। तो इस पंक्ति को आप लोग ज़रूर ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा। ठीक है, और बहुत प्रचलित पंक्ति है, कई बार पूछा गया है, तो मुझे लगता है जो पुराने स्टूडेंट हैं उनको ये बिल्कुल याद होगा। ठीक है, कहते हैं कि इसके उपरांत तो वे बराबर इसी ढंग के कविता करते रहे। जब पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी के प्रभाव से खड़ी बोली ने संस्कृत छंदों और संस्कृत की समस्त पदावली का सहारा लिया, तब अयोध्या सिंह उपाध्याय जी जो गद्य में अपनी भाषा संबंधी पटुता उसे 2 हदों तक पहुंचाकर दिखा चुके थे। कहने का मतलब है, शुक्ल जी कहते हैं कि जब पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी के प्रभाव से खड़ी बोली ने संस्कृत छंदों और संस्कृत की समस्त पदावली का जब सहारा लिया, तब उपाध्याय जी जो है गद्य में अपनी भाषा संबंधी पटुता उसे 2 हदों तक पहुंचा कर दिखा चुके थे। इनसे महावीर प्रसाद द्विवेदी से पहले। ठीक है, उस शैली की ओर भी बढ़े और संवत 1971, ठीक है, संवत 1971 में उन्होंने अपना प्रिय प्रवास नामक एक बहुत बड़ा काव्य प्रकाशित किया। प्रिय प्रवास आप सभी को पता है, 17 सर्ग हैं इसमें। प्रकाशन वर्ष क्या है? प्रकाशन वर्ष आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा। और मैंने पूरा डिटेल में जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जो कवि हैं उनका मैंने पूरा डिटेल में एक क्लास लिया है, तो उस क्लास को आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। उसमें मैंने पूरा विस्तृत A to Z मैंने पढ़ाया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आप लोग जो है प्रिय प्रवास का जो समय है वो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट के माध्यम से। ठीक है, उसी बहाने आप लोग कमेंट तो करें, कम से कम आप लोग कमेंट ही नहीं करते हैं। कितनी बार मैं बोलती हूँ, थोड़ा आप लोग कमेंट कर दिया करिए कि मैम कैसे वीडियो रही, कैसे आप लोगों को कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं आया, जो कुछ सुधार करने की ज़रूरत है मुझे, कुछ भी आप लोग कमेंट मेरे को बता दीजिए, है ना। कुछ भी आप लोग को बताना चाहिए, क्लास अच्छी है कि नहीं है, मैम क्या सुधार करना है, तो उसको मैं करूँगी ना, है ना। आप लोग कुछ कहेंगे नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा। ठीक है, चलिए यहाँ से देखते हैं। नव शिक्षितों के संसर्ग से जो है, शुक्ल जी कहते हैं कि नव शिक्षितों के संसर्ग से उपाध्याय जी ने लोक संग्रह का भाव अधिक ग्रहण किया है। ठीक है, उक्त काव्य में श्री कृष्ण, उक्त काव्य मतलब क्या? प्रिय प्रवास। ठीक है, प्रिय प्रवास के बारे में बात हो रही है। कहते हैं उक्त काव्य में श्री कृष्ण ब्रज के रक्षक नेता के रूप में अंकित किए गए हैं प्रिय प्रवास में। ठीक है, खड़ी बोली में इतना बड़ा काव्य अभी तक नहीं निकला। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। आगे कहते हैं बड़ी भारी विशेषता इस काव्य की यह है कि सबसे बड़ी विशेषता है कि यह सारा संस्कृत के वर्ण वृत्तों में है। ठीक है, ये जो रचना है प्रिय प्रवास जो संस्कृत के वर्ण वृत्तों में है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके जो वर्ण हैं ये सारे ज़्यादा से ज़्यादा संस्कृत में हैं। ठीक है, जिसमें अधिक परिमाण में रचना करना कठिन काम है। ठीक है, इसलिए जो है इतना बड़ा अभी जो है काव्य नहीं रचा गया। ठीक है, उपाध्याय जी का संस्कृत पद विन्यास अनेक उपसर्गों से लदा हुआ मंजू, मंजुल, स्पेशल आदि के बीच बीच से जटिल अर्थात चुना हुआ होता है। ठीक है, द्विवेदी जी और उनके अनुयायी कवि वर्ण की रचनाओं से जो है उपाध्याय जी की रचना इस बात से साफ अलग दिखाई पड़ती है। ठीक है, चलिए यहाँ नीचे इतना महत्वपूर्ण नहीं है, जितना महत्वपूर्ण है मैंने सारा पढ़ के हाईलाइट किया है, तो टाइम जो है बिल्कुल नहीं लेना है। ठीक है, इन सब को पढ़ के। ठीक है, जो हमारे परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है उसी को हम पढ़ेंगे, और जो इसीलिए मैं हाईलाइट करके लाती हूँ, नहीं तो मुझे क्या ज़रूरत है हाईलाइट करने की, मैं पूरा लाइन बाय लाइन पढ़ाऊँ ऐसे ही, है ना। अगर आपके पास बुक है तो आप भी खुद पढ़िएगा कि मैं जो सही कह रही हूँ या गलत कह रही हूँ, आप लोग बता दीजिएगा मुझे। ठीक है, यहाँ से देखेंगे
कहते हैं शुक्ल जी, यह काव्य अधिकतर भाव व्यंग्यात्मक और वर्णात्मक है। प्रिय प्रवास, ध्यान रखिएगा, शुक्ल जी के अनुसार जो है प्रिय प्रवास भाव व्यंग्यात्मक और वर्णात्मक काव्य है। ये मैंने प्रकरण 1 जो हमने कल पढ़ा था, प्रकरण 2 प्रथम उत्थान के अंतर्गत भी मैंने पढ़ाया था ये, है ना। कृष्ण के चले जाने पर ब्रज की दशा का वर्णन बहुत अच्छा है। ठीक है, विरह वेदना के शुद्ध वचनावली प्रेम की अनेक अंतरदशाओं की अभिव्यंजना करती हुई बहुत दूर तक चलती है। प्रिय प्रवास रचना के बारे में जो है यहाँ पे ये सारी बातें जो है शुक्ल जी कह रहे हैं। ठीक है, आगे कहते हैं, जैसा कि इसके नाम से प्रकट है कि इसकी कथा वस्तु एक महाकाव्य और अच्छे प्रबंध काव्य के लिए भी अपर्याप्त है, अतः प्रबंध काव्य के सब अवयव इसमें कहाँ आ सकते हैं। किसी के वियोग में कैसी कैसी बातें मन में उठती हैं और क्या क्या कह कर लोग रोते हैं, इसका जहाँ तक विस्तार हो सकता है किया गया है। ठीक है, अब रही प्रिय प्रवास के बारे में बात इतनी सारी करे शुक्ल जी। अब यहाँ से देखिएगा, कहते हैं कि परंपरा पालन के लिए जो दृश्य वर्णन है वे किसी बगीचे में लगे हुए पेड़ पौधों के नाम गिनने के समान है। इसी से शायद करील का नाम छूट गया। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण पंक्ति है, पॉइंट है यहाँ पे, तो ध्यान रखिएगा, कथन। अब जो है यहाँ पे देखिएगा, 2 प्रकार के नमूने उद्धृत जो है हम प्रिय प्रवास से जो है यह पंक्ति ली गई है। ठीक है, रूपोधान प्रफुल्ल प्राय कालिका राकेन्दु बिंदु बनाना तनमंगी कलासनी सुरुष्का क्रीड़ा कला पुतली। ठीक है, ये पंक्ति आप लोग ध्यान रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पंक्ति है। ठीक है, अगले कवि हैं पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी। पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी, ठीक है, इनके बारे में हम पढ़ते हैं। इस द्वितीय उत्थान के आरंभ काल में हम पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी की पद्य रचना की एक प्रणाली के रूप में पाते हैं। ठीक है, इनकी पद्य रचना जो है, कहते हैं शुक्ल जी कि महावीर प्रसाद द्विवेदी की पद्य रचना की एक प्रणाली के रूप में हम पाते हैं। गद्य पर जो शुभ प्रभाव द्विवेदी जी को पड़ा उसका उल्लेख गद्य के प्रकरण में हो चुका है। ठीक है, जब गद्य काव्य मैंने पढ़ाया था तो वहाँ पे जो हमने पढ़ लिया था इनके बारे में। ठीक है, आगे कहते हैं कि खड़ी बोली के पद्य विधान पर भी इनका पूरा असर पड़ा है। पहली बात तो यह हुई कि उनके कारण भाषा में बहुत कुछ सफाई आई। किसके कारण? महावीर प्रसाद द्विवेदी के कारण। जिनकी भाषा अच्छी नहीं होती थी या जिनकी कविता जो है अच्छी नहीं होती थी, उनको जो है सरस्वती में छापने से मना कर देते थे। ठीक है, तो यहाँ पे शुक्ल जी कहते हैं कि पहली बात तो यह हुई कि उनके कारण भाषा में बहुत कुछ सफाई आई। बहुत से कवियों की भाषा शिथिल और अव्यवस्थित थी। ठीक है, बहुत सी कवियों की भाषा शिथिल और अव्यवस्थित थी, जो व्यवस्थित नहीं थी, है ना। और बहुत से लोग ब्रज और अवधी भाषा का मेल भी कर देते, यानी ब्रज भाषा और अवधी भाषा दोनों का मेल कर देते थे। सरस्वती के संपादन काल में उनकी प्रेरणा से बहुत से नए लोग खड़ी बोली की कविता करने लगे। ठीक है, उनकी भेजी हुई कविताओं की भाषा आदि दुरुस्त करके वे सरस्वती में दे दिया करते थे। इस प्रकार के लगातार संशोधन से धीरे धीरे बहुत से कवियों की भाषा जो है साफ हो गई, यानी साफ सुथरे हो गई, है ना। उन्हीं नमूनों पर और लोगों ने भी अपने सुधार किया। उसी पे जो है और लोग जो कवि हुए अपनी भाषा में उन्होंने जो है सुधार किया। ठीक है, आगे शुक्ल जी यहाँ से देखिए, कहते हैं कि यह तो हुई भाषा परिष्कार की बात। अब उन्होंने पद्य रचना की जो प्रणाली स्थिर की उसके संबंध में भी कुछ विचार कर लेना चाहिए। ठीक है, देखिए अब क्या विचार करते हैं शुक्ल जी। कहते हैं द्विवेदी जी कुछ दिनों तक बम्बई की ओर रहे थे। ठीक है, जहाँ मराठी के साहित्य से उनका परिचय हुआ। उसके साहित्य का प्रभाव उन पर बहुत हुआ। किसके साहित्य का? तो मराठी साहित्य का। ठीक है, बहुत हुआ। मराठी कवियों में अधिकतर संस्कृत के वृत्तों का व्यवहार होता है। ठीक है, पद्य विन्यास भी प्रायः गद्य सा रहता है। बंग भाषा की सी कोमल कांत पदावली, ठीक है, बंग भाषा की सी कोमल कांत पदावली उसमें नहीं पाई जाती। किसमें? किसकी बात हो रही है? तो मराठी साहित्य में। ठीक है, आगे देखिए, इसी मराठी के नमूने पर द्विवेदी जी ने हिंदी में पद्य रचना शुरू की। पहले तो उन्होंने ब्रज भाषा का ही आलंबन किया। नागरी पचाड़ी पत्रिका में प्रकाशित नागरी तेरी यही दशा
जो है नागरी पचारणी पत्रिका में प्रकाशित हुआ था, ध्यान रखिएगा। और रघुवंश का कुछ आधार लेकर रचित अयोध्या का विलाप, ठीक है, अयोध्या का विलाप नामक उनकी कविताएं संस्कृत वृत्तों में पर ब्रज भाषा में ही लिखी गई। तो इनकी कौन कौन सी कविताएं हैं, ध्यान रखिएगा। नागरी तेरी यही दशा और रघुवंश का कुछ आधार लेकर जो है, जो इनकी कविता है अयोध्या का विलाप, ठीक है। ये कविताएं जो हैं संस्कृत वृत्तों में हैं और ब्रजभाषा में हैं, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे जो है पंक्ति दी गई हैं, जिन पंक्तियों को भी आप ध्यान रखिएगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी की पंक्ति है ये सभी, ठीक है। जो अयोध्या विलाप जो इनकी कविता है वहाँ से ली गई है, ठीक है। चलिए यहाँ देखते हैं। इस आधुनिक काल में ब्रज भाषा पद्य के लिए संस्कृत वृत्तों का व्यवहार पहले पहल स्वर्गीय पंडित सरयू प्रसाद मिश्र ने रघुकुल महाकाव्य के अपने पद्य, है ना, पद्यबद्ध भाषा अनुवाद में किया था। शुक्ल जी कहते हैं कि इस आधुनिक काल में ब्रज भाषा पद्य के लिए जो है संस्कृत वृत्तों का व्यवहार पहले पहल जो है किसने किया था, तो स्वर्गीय पंडित सरयू प्रसाद मिश्र ने अपने रघुवंश महाकाव्य में जो है इन्होंने पद्यबद्ध भाषा अनुवाद किया था, ठीक है, जिसका आरंभिक अंश भारतेंदु का कवि वचन सुधा में प्रकाशित हुआ था, ठीक है। इसका पूरा अनुवाद बहुत दिनों पीछे से संवत 1968, ठीक है, 1968 में जो है पुस्तकाकार में छपी। आगे देखिए, आगे कहते हैं कि द्विवेदी जी ने आगे चलकर ब्रज भाषा एकदम छोड़ ही दी और खड़ी बोली में ही काव्य रचना करने लगे, ठीक है ना। यानी महावीर प्रसाद द्विवेदी जो आगे चलकर जो है ब्रज भाषा छोड़ देते हैं और खड़ी बोली में ही ये अपनी काव्य रचना करते हैं। अब अगले कवि हैं बाबू मैथिली शरण गुप्त, ठीक है। बाबू मैथिली शरण गुप्त जो है सरस्वती का संपादन द्विवेदी के हाथ में आने के प्रायः 3 वर्ष पीछे, ठीक है, 3 वर्ष पीछे संवत 1963, है ना, संवत 1963 से बाबू मैथिली शरण गुप्त की खड़ी बोली की कविताएं उक्त पत्रिका में निकलने लगी। उक्त पत्रिका मतलब उक्त पत्रिका ये न समझिएगा आप लोग कि उक्त कोई पत्रिका थी, ठीक है, उक्त कोई पत्रिका नहीं थी, यानी सरस्वती पत्रिका उस समय थी, तो इसी पत्रिका के बारे में बात कर रहे हैं। शुक्ल जी कह रहे हैं कि सरस्वती का संपादन द्विवेदी जी के हाथ में आने के प्रायः 3 वर्ष पीछे, ठीक है, 3 वर्ष पीछे जो है संवत 1963 से बाबू मैथिली शरण गुप्त की खड़ी बोली की कविताएं जो है उक्त पत्रिका में जो है निकलने लगी थी, ठीक है, और उनके संपादन काल तक बराबर जो है निकलती रही। संवत 1966, ठीक है, संवत 1966 में उनका रंग में भंग, ठीक है, रंग में भंग रचना जो है किसकी, मैथिली शरण गुप्त की, ठीक है, नामक एक छोटा सा प्रबंध काव्य प्रकाशित हुआ, जिसकी रचना चित्तौड़ और बूंदी, है ना, एक मिनट रुक जाइए, चित्तौड़ और बूंदी के राजा, है ना, बूंदी के राजा घरानों से संबंध रखने वाले राजपूती आन की एक कथा को लेकर हुई है। किस रचना के बारे में बात हो रही है, रंग में भंग, ठीक है। तब से गुप्त जी का ध्यान जो है प्रबंध काव्यों की ओर बराबर रहा और वे बीच बीच में छोटे या बड़े प्रबंध काव्य लिखते रहे, ठीक है। रंग में भंग जो है संवत में यहाँ पर समय दिया गया है 57 माइनस कर दीजिएगा, ईस्वी निकल के आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, यहाँ तक हमने पढ़ लिया। तब से गुप्त जी का ध्यान प्रबंध काव्यों की ओर बराबर रहा और वे बीच बीच में छोटे या बड़े प्रबंध काव्य लिखते रहते थे, ठीक है। गुप्त जी की ओर पहले पहल हिंदी प्रेमियों का सबसे अधिक ध्यान खींचने वाली उनकी भारत भारती, मोस्ट इम्पोर्टेंट इनकी रचना है भारत भारती, ठीक है, निकली, जिसमें मुसद्दद हाली के ढंग पर भारतीयों की या हिंदुओं की भूत और वर्तमान दशाओं की विषमता दिखाई गई है, ठीक है। भारत भारती की विशेषता है ये, ठीक है। इसमें जो है मुसद्दद हाली के ढंग पर जो है भारतीयों की या हिंदुओं की भूत और वर्तमान दशाओं का जो है विषमता दिखाया गया है। किस रचना में, भारत भारती में, ठीक है। भविष्य निरूपण कहते हैं शुक्ल जी कि भविष्य निरूपण का प्रयत्न नहीं, ठीक है, किसमें, भारत भारती में। यद्यपि काव्य की विशिष्ट पदावली, रसात्मक चित्रण, वाग्वैचित्र इत्यादि का विधान इसमें न था, पर बीच में मार्मिक तथ्यों का समावेश बहुत साफ और सीधी सादी भाषा
में होने से यह पुस्तक स्वदेश की ममता से पूर्ण नवयुवक को बहुत प्रिय हुई। ठीक है, किस रचना के बारे में बात हो रही है? भारत भारती रचना के बारे में। ठीक है, आगे शुक्ल जी कहते हैं कि इसी ढंग पर बहुत दिनों से, ठीक है, यहाँ से देखिएगा, शुक्ल जी कहते हैं कि इसी ढंग पर बहुत दिनों पीछे इन्होंने हिंदू लिखा। ठीक है, हिंदू लिखा, केशों की कथा, स्वर्गा सहोदर इत्यादि बहुत सी फुटकल रचनाएं इनकी जो है सरस्वती पत्रिका में निकली, जो मंगल घट में संग्रहित हैं। ध्यान दीजिएगा, हिंदू, केशों की कथा, स्वर्ग सहोदर, ये जो सभी जो रचनाएं हैं, फुटकल जो रचनाएं हैं इनकी, ये जो है सरस्वती पत्रिका में निकली, लेकिन संग्रहित किस में है? तो मंगल घट में। ये सभी जो इनकी रचना है वो मंगल घट में संग्रहित हैं। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। अब यहाँ से देखेंगे, चलिए, शुक्ल जी कहते हैं कि प्रबंध काव्यों की परंपरा उन्होंने बराबर जारी रखी। अब तक ये 9-10 बड़े छोटे बड़े प्रबंध काव्य लिख चुके थे, जिनके नाम हैं रंग में भंग, जयद्रथवत, विकट भट्ट, पलासी का युद्ध, गुरुकुल, किसान, पंचवटी, सिद्धराज, साकेत, यशोधरा। अंतिम 2 बड़े काव्य हैं। ठीक है, साकेत और यशोधरा जो है अंतिम 2 बड़े काव्य हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, सभी रचना जो है सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे की बुक में बहुत अच्छे से वहाँ पर दिया है। जब मैंने क्लास लिया तो वहाँ मैंने बहुत अच्छे से ट्रिक भी बताया है। ये सभी रचना सन के साथ मैंने बताया कि आपको कैसे याद करना है। ठीक है, लेकिन आप लोग घबराइएगा नहीं, मैं जो पूरा डिटेल क्लास लूँगी सिर्फ मैथिली शरण गुप्त पे, तो वहाँ जो है मैं पूरा आप लोगों को पूरी रचनाएं जो है याद करवा दूँगी। ठीक है, अभी जो है मैं कुछ एक्स्ट्रा इसमें इसलिए नहीं बता रही हूँ कि आपको कन्फ्यूजन होगा। ठीक है, जो इस बुक में है उसी के आधार पे मैं चल रही हूँ। ठीक है ना? ठीक है, चलिए, ये सभी रचनाएं यहाँ पे हैं, ये ध्यान रखिएगा, सभी रचनाएं जो हैं मैथिली शरण गुप्त की हैं। ठीक है, विकट भट्ट में जो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, विकट भट्ट में जोधपुर में एक राजपूत सरदार की 3 पीढ़ियों तक चलने वाली बात की टेक की अद्भुत पराक्रम पूर्व कथा है। ठीक है, यहाँ पे बात हो रही है विकट भट्ट जो इनकी रचना है, उसकी विशेषता है कि जोधपुर में एक राजपूत सरदार की 3 पीढ़ियों तक चलने वाली बात की टेक की अद्भुत पराक्रमपूर्ण जो है कथा है विकट भट्ट में। ठीक है, अब देखिए इनकी जो रचना है गुरुकुल, गुरुकुल में जो है सिख गुरुओं के महत्व का वर्णन है। छोटे काव्यों में यानी जयद्रथवत जो है छोटा काव्य है, और पंचवटी का स्मरण अधिकतर लोगों को है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि छोटे काव्य इनके कौन कौन से हैं? तो जयद्रथवत और पंचवटी शुक्ल जी के अनुसार ये छोटे काव्य हैं इनके। और अंतिम 2 बड़े काव्य कौन कौन से हैं? तो साकेत है और यशोधरा जो है, ये दोनों बड़े काव्य हैं इनके शुक्ल जी के अनुसार। ओके, आगे देखिए, गुप्त जी के छोटे काव्यों की प्रसंग योजना की प्रभावशालिनी है। कहते हैं शुक्ल जी कि गुप्त जी के छोटे काव्यों की जो प्रसंग योजना है वो भी जो है प्रभावशालिनी है, और भाषा भी बहुत जो है साफ सुथरी है। ठीक है, यहाँ से देखिए इनकी जो रचना है वैतालिक, वैतालिक की रचना उस समय हुई जब गुप्त जी की प्रवृत्ति खड़ी बोली में गीत काव्य प्रस्तुत करने की ओर हो गई थी। ठीक है, वैतालिक रचना जो है इनकी कब हुई? जब मैथिली शरण गुप्त की प्रवृत्ति जो है खड़ी बोली में गीत काव्य प्रस्तुत करने की ओर हो गई थी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से देखेंगे जहाँ पे मैंने हाईलाइट किया है, तृतीय उत्थान में छायावाद के नाम पर रहस्यात्मक कविताओं का करलो सुन। इन्होंने भी कुछ गीत रहस्यवादियों के स्वर में गाए जो झंकार में संग्रहित हैं। ठीक है, झंकार भी इनकी रचना है। आगे देखिए, यहाँ से देखेंगे। ठीक है, साकेत और यशोधरा इनके 2 बड़े प्रबंध काव्य हैं। ठीक है, अभी हमने आगे पढ़ा जिस यहाँ पे जो है 2 बड़े प्रबंध काव्य शुक्ल ने जी बताया है। ठीक है, यानी वहाँ पे जो है 2 बड़े काव्य, ठीक है, 2 बड़े काव्य या प्रबंध काव्य, ठीक है, एक ही है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। 2 बड़े जो है इनके प्रबंध काव्य कौन कौन से हैं? तो साकेत और यशोधरा। ठीक है, दोनों में उनके काव्य तत्व का तो पूरा विकास दिखाई पड़ता है, पर प्रबंध तो की जो है कमी है। ठीक है, बात यह है कि इनकी रचना उस समय हुई जब गुप्त जी की प्रवृत्ति गीत काव्य या नए ढंग के प्रगीत मुक्तकों यानी रिलेक्स की ओर जो है हो चुकी थी। ठीक, आगे देखिए, यहाँ से जो मैंने हाईलाइट किया है वो देखिएगा ध्यान से। साकेत की रचना तो मुख्यतः इस उद्देश्य से हुई कि उर्मिला जो है काव्य की उपेक्षिता
कहते हैं शुक्ल जी कि साकेत की रचना तो मुख्यतः इस उद्देश्य से हुई कि उर्मिला जो है काव्य की उपेक्षिता न रह जाए। ठीक है, ये मेन रीजन जो है यही था, काव्य की उपेक्षिता जो है, उर्मिला जो है काव्य की उपेक्षिता न रह जाए। ठीक है, पूरे 2 सर्ग 9 और 10, ठीक है, पूरे 2 सर्ग 9 और 10 में जो है उसके वियोग का वर्णन, उसके वियोग वर्णन में खप गए हैं। यानी साकेत जो इनकी रचना है 9वें सर्ग और 10वें सर्ग में जो है उर्मिला के वियोग का वर्णन है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इस वियोग वर्णन के भीतर कवि ने पुरानी पद्धति के अलंकारिक चमत्कारपूर्ण पद तथा आजकल की नई रंगत की वेदना और लाक्षणिक वैचित्र वाले गीत दोनों रखे हैं। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ से काव्य का नाम जो है साकेत रखा गया है, जिसका तात्पर्य यह है कि इसमें अयोध्या में होने वाली घटनाओं और परिस्थितियों का ही वर्णन प्रधान है। ठीक है, राम के अभिषेक की तैयारी से लेकर चित्रकूट में राम भरत मिलन तक की कथा 8 सर्गों तक चलती है। ठीक है ना, 8 सर्गों तक जो है कथा किसकी चलती है, राम के अभिषेक की तैयारी से लेकर और चित्रकूट में राम भरत मिलन तक की जो है कथा जो है 8 सर्गों में चलती है। इसके उपरांत 2 सर्गों तक जो है उर्मिला की वियोग अवस्था के नाना अंतर्वृत्तियों का विस्तार है। ठीक है, यहाँ पे जो है साकेत से जो है पंक्ति दी गई है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। मधुबन तुम कत रहत, नहीं, 1 मिनट यहाँ पर पढ़ने दीजिए पहले। ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था, चलती रही। उसके उपरांत 2 सर्गों तक उर्मिला के वियोग अवस्था की नाना अंतर्वृत्तियों का विस्तार है, जिसके बीच बीच में अत्यंत उच्च भाव की व्यंजना है। अब यहाँ से देखिएगा, सूरदास की गोपियाँ वियोग में कहती हैं। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सूरदास की गोपियाँ जो है वियोग में कहती हैं कि मधुबन तुम कत रहत रहे, बिरह वियोग श्याम सुंदर के काहे न उकठ परे। ठीक है, मधुबन तुम कत रहत रहे, कहाँ रहत रहे, बिरह वियोग में जो है श्याम सुंदर के काहे न तुम उखड़ परे। पर उर्मिला देखिए क्या कहती हैं कि रह चिरदीन तू हरि रहे, रह चिरदीन तू हरि भरी, बड़ सुख से बढ़ सृष्टि सुंदरी। ठीक है, ये जो है उर्मिला की पंक्ति है साकेत से। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ से देखेंगे, यशोधरा की रचना। ठीक है, यशोधरा की रचना नाटकीय ढंग पर है, ध्यान दीजिएगा। यशोधरा जो रचना है वो किस ढंग पर है, नाटकीय ढंग पर है। उसमें भगवान बुद्ध के चरित्र के संबंध में, उसके में जो है, यानी यशोधरा जो रचना है उसमें जो है भगवान बुद्ध के चरित्र से संबंध रखने वाले पात्रों के उच्च और सुंदर भाव की व्यंजना और परस्पर कथोपकथन है, जिसमें कहीं कहीं पद्य भी हैं। भाव व्यंजना प्रायः गीतों में है। ठीक है, अब आइए यहाँ पे, द्वापर में यशोदा, राधा, नारद, कंस, कुब्जा इत्यादि कुछ विशिष्ट व्यक्तियों की मनोवृत्तियों का अलग अलग मार्मिक चित्रण है। किसका किसका है द्वापर में मार्मिक चित्रण, उनकी मनोवृत्तियों का। तो यशोदा, राधा, नारद, कंस, कुब्जा। ठीक है, नारद और कंस की मनोवृत्तियों के स्वरूप तो बहुत ही विशद और समन्वित रूप में सामने रखे गए हैं। ठीक है, जानते रहिए, इतना महत्वपूर्ण नहीं है, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। आगे से देखिए, यहाँ से गुप्त जी ने अनग, ठीक है, गीतनाट्य है अनग इनकी। ठीक है, अनग, तिलोत्तमा, चंद्रहास नामक 3 और छोटे छोटे पद्य रूपक भी लिखे थे। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इनका गीतनाट्य अनग, ध्यान दीजिएगा। अनग में कवि के लोक व्यवस्था के संबंध में उठी हुई आधुनिक भावनाओं और विचारों का अवस्थान जो है प्राचीन काल के भीतर ले जाकर किया है। ठीक है, वर्तमान किसान आंदोलन का रंग प्रधान है। ठीक है, अनग के बारे में यहाँ पे बात हुई है। आगे देखिए, यहाँ से गुप्त जी की प्रतिभा की सबसे बड़ी विशेषता यह है, ध्यान दीजिएगा, मैथिली शरण गुप्त की प्रतिभा की सबसे बड़ी विशेषता क्या है, शुक्ल जी यहाँ बताते हैं कि ये जो है कालानुसरण की क्षमता, अर्थात उत्तरोत्तर बदलती हुई भावनाओं और कार्य प्रणालियों को ग्रहण करते चलने की शक्ति। इस दृष्टि से जो है हिंदी भाषी जनता के प्रतिनिधि कवि ये निसंदेह कहे जा सकते हैं। ओके, भारतेंदु के समय में स्वदेश प्रेम की भावना जिस रूप में चली आ रही थी, उसका विकास जो है भारत भारती में मिलता है। ठीक है, उधर
कहते हैं उधर के राजनीति आंदोलन यानी भारतेंदु के समय में, ठीक है, इधर के राजनीतिक आंदोलन में, ठीक है, यानी द्विवेदी युग में, ठीक है, इधर के राजनीतिक आंदोलन में जो रूप धारण किया उसका पूरा आभास पिछली रचनाओं में मिलता है। सत्याग्रह, अहिंसा, मनुष्यत्ववाद, विश्व प्रेम, किसानों और श्रमजीवियों के प्रति जो है प्रेम का सम्मान, इनकी झलक हम पाते हैं किसकी रचना में, तो मैथिली शरण गुप्त की। आगे देखिए, आगे कहते हैं गुप्त जी की रचनाओं के भीतर 3 अवस्थाएं लक्षित हैं। प्रथम अवस्था भाषा की सफाई है इनकी, ठीक है, जिसमें खड़ी बोली के पदों की मरणि संबंध रचना हमारे सामने आती है। सरस्वती में प्रकाशित अधिकांश कविताएं तथा भारत भारती इस अवस्था की रचना के उदाहरण हैं, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, भारत भारती और वैतालिक के बीच भी रचनाएं इसकी जो है दूसरी अवस्था के उदाहरण में ली जा सकती है। दूसरी अवस्था कौन सी है, तो भारत भारती और वैतालिक के बीच की जो रचनाएं इसकी दूसरी अवस्था के उदाहरण में ली जा सकती है। इसके उपरांत छायावाद कही जाने वाली कविताओं का चलन होता है और गुप्त जी के कुछ झुकाव जो है प्रगीत मुक्तकों, रिलिक्स और अभिव्यंजना के लाक्षणिक वैचित्र की ओर भी हो जाती है। इसका झुकाव का आभास जो है साकेत और यशोधरा में भी पाया जाता है। यह तीसरी अवस्था है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से देखेंगे, शुक्ल जी कहते हैं कि गुप्त जी वास्तव में सामंजस्यवादी कवि थे, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। शुक्ल जी के अनुसार जो है मैथिली शरण गुप्त कैसे कवि थे, तो सामंजस्यवादी कवि थे, ठीक है। क्वेश्चन आ सकता है तो वहाँ पे ऑप्शन रहेगा सामंजस्यवादी, रहस्यवादी, सामाजिक या राजनीतिक, ऐसे कई ऑप्शन आ सकते हैं वहाँ पे, तो सामंजस्यवादी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। प्रतिक्रिया का प्रदर्शन करने वाले अर्थात मद में झूमने या मीजने वाले कवि नहीं, ठीक है। आगे कहते हैं कि इस प्रकार की उच्चता से प्रभावित होने वाला हृदय उन्हें प्राप्त है। प्राचीन के प्रति पूज्य भाव और नवीन के प्रति उत्साह दोनों इनमें है। कहते हैं कि यानी जो प्राचीन में जो भाषा थी, जो रचनाएं थी, उसके प्रति जो है पूज्य भाव है और नवीन के प्रति जो भी रचनाएं हैं उसके तरफ भी इनका उत्साह है, ठीक है, यानी दोनों में है। इनकी रचना कई प्रकार के जो है नमूने दिए जाते हैं, ठीक है। तो ये इनकी जो है, क्षत्रिय सुनो अब तो कुशय की कालिमा को मेट दो, निज देश को जीवन सहित तनमन यथा धन भेंट दो। वैश्यो सुनो व्यापार सारा मिट चुका है देश का, सब धन विदेशी हर रहे पार है क्या कलेश का। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पंक्ति है, भारत भारती से ली गई है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं भारत भारती से हैं, शुक्ल जी के बुक में है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा आप सभी, ठीक है। ये भी पंक्ति आप लोग देख लीजिए, ठीक है। थे हो और रहोगे जब तुम, थी हूँ और सदैव रहूँगी, कल निर्मल जल की धारा सी, आज यहाँ कल वहाँ बहूँगी। दूती बैठी हूँ सचकर मैं, ले चल शीघ्र मिलूँ प्रियतम से, धाम धरा धन सब तज कर मैं, ठीक है। अगली पंक्ति है, अच्छी आँख मिचौली खेली, बार बार तुम छिपो और मैं खोजूं तुम्हें अकेली, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पंक्ति है, सभी झनकार से ली गई है। चातक खड़ा चोच खोले हैं, संपुट खोले सीप खड़ी, मैं अपना घट लिए खड़ा हूँ, अपनी अपनी हमें पड़ी। कितनी अच्छी पंक्ति है और याद भी बहुत जल्दी हो जाएगा, मुझे ऐसा लगता है, जैसे मुझे याद हो जाता है वैसे आप लोगों को भी याद हो जाना चाहिए, क्योंकि बहुत अच्छी पंक्ति है, भाषा भी इतना क्लिष्ट नहीं है, बहुत अच्छा है, ठीक है ना, खड़ी बोली में। तो आप लोग इसको पंक्ति को याद रखिएगा और ये सारी पंक्तियाँ झनकार से ली गई हैं। अब अगली पंक्ति यहाँ से देखेंगे कि पहले आँखों में थे मानस में कूद मग्न प्रिय अब थे, वहीं छींटे वहीं उड़े थे, बड़े बड़े अश्रु वे अब कब थे। ये पंक्ति ध्यान दीजिएगा, ये भी पंक्ति आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये सारी पंक्ति जो है यहाँ से देखेंगे, इतनी सारी पंक्ति हैं जो साकेत से ली गई हैं, यानी साकेत जो रचना है इनकी सारी पंक्ति यहाँ पे दी गई हैं, आप लोग ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अगले हमारे जो कवि हैं वो हैं रामचरित उपाध्याय, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट कवि हैं, ठीक है। स्वर्गीय पंडित रामचरित उपाध्याय का जन्म जो है संवत 1929 में गाजीपुर में हुआ था, पर पिछले दिनों में वह आजमगढ़ के पास एक गांव में रहने लगे थे। कुछ वर्ष हुए उनका जो है देहांत हो गया। वे संस्कृत के अच्छे पंडित थे, ठीक है। पंडित रामचरित उपाध्याय जो है संस्कृत के अच्छे ज्ञाता थे और पहले पुराने ढंग की
हिंदी कविता की ओर रुचि थी इनकी। ठीक है, पीछे सरस्वती में जब खड़ी बोली की कविताएं निकलने लगी तब वे नए ढंग की रचना की ओर बढ़े और द्विवेदी जी के प्रोत्साहन से बराबर उक्त पत्रिका में अपनी रचनाएं भेजते रहे, जैसे राष्ट्र भारती, देवदूत, देवसभा, देवी द्रौपदी। ठीक है, ये सभी रचनाएं जो है किसकी हैं? रामचरित उपाध्याय की हैं। ठीक है, राष्ट्र भारती। और भारत भारती किसकी है? तो मैथिली शरण गुप्त की। ठीक है, देवसभा जो है इनकी जो रचना है, ध्यान दीजिएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र की भी ऐसी कोई रचना है देवसभा करके। ठीक है, मिलती जुलती जो रचनाएं हैं उनको अलग से आप लोग लिख लिया करिए। ठीक है, भारत भक्ति यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, राष्ट्र भारती है, देवदूत है, देवसभा है, देवी द्रौपदी है और भारत भक्ति है। ठीक है, और अगली रचना कौन सी है? विचित्र विवाह, विचित्र विवाह। ठीक है, इत्यादि अनेक कविताएं जो है उन्होंने खड़ी बोली में लिखी है। सभी रचनाएं कविताएं जो है खड़ी बोली में हैं। छोटी कविताएं अधिकतर विदग्ध भाषण के रूप में हैं, जैसे रामचरित चिंतामणि। ठीक है, रामचरित चिंतामणि नामक एक बड़ा प्रबंध काव्य भी उन्होंने लिखा। ठीक है, बड़ा प्रबंध काव्य है ये रामचरित चिंतामणि। किसकी है? तो रामचरित उपाध्याय की है। ठीक है, एक प्रबंध काव्य है। इसके नए, ठीक है, सॉरी, इसके कई एक प्रसंग बहुत जो है बहुत सुंदर बन पड़े हैं, जैसे अंगद रावण संवाद। भाषा उनकी साफ होती थी और वैदज्ञ के साथ जो है चलती थी। अंगद रावण संवाद की पंक्तियां देखिए। खैर ये पंक्ति जो है इतना महत्वपूर्ण नहीं है, इसको छोड़ दीजिए। अगले कवि हैं पंडित गिरधर शर्मा नवरत्न। ये जो है दूसरे संस्कृत के विद्वान हैं। इनकी कविताएं सरस्वती में बराबर छपती रही। झालरा पाटन, ठीक है, झालरा पाटन के पंडित गिरधर शर्मा नवरत्न हैं। कहाँ के हैं ये? झालरा पाटन के। ठीक है, सरस्वती के अतिरिक्त हिंदी के और पत्रों और पत्रिकाओं में भी अपनी कविताएं भेजते रहे। राजपुताने से निकलने वाले विद्या भास्कर, ठीक है, विद्या भास्कर नामक एक पत्र का संपादन भी इन्होंने कुछ दिन किया। ठीक है, तो विद्या भास्कर जो पत्रिका है इसका संपादन जो है गिरधर शर्मा ने किया है। ठीक है, कुछ दिनों तक इन्होंने किया। मालवा और राजपुतानों में हिंदी साहित्य के प्रचार में इन्होंने बड़ा काम किया। नवरत्न जी, ठीक है, नवरत्न जी संस्कृत के भी अच्छे कवि थे। गोल्ड स्मिथ हर्मिट की रचना है। ठीक है, गोल्ड स्मिथ किसकी रचना है? तो हर्मिट की रचना है। एकांतवासी योगी का जो इन्होंने संस्कृत श्लोकों में अनुवाद किया है। ठीक है, ठीक है ना। गोल्ड स्मिथ की रचना कौन सी है? हर्मिट है, जिसका जो है एकांतवासी योगी श्रीधर पाठक ने अनुवाद किया था। और इन दोनों, सॉरी नहीं, सॉरी, गोल्ड स्मिथ और एकांतवासी योगी का जो है इन्होंने संस्कृत श्लोकों में अनुवाद किया है। ठीक है, हिंदी में भी इनकी रचनाएं कम नहीं। कुछ पुस्तकें लिखने के अतिरिक्त जो है अनुवाद भी कई पुस्तकों का किया है इन्होंने। रविंद्र बाबू की गीतांजलि, इनकी जो रचना है गीतांजलि का जो है हिंदी पदों में इनका अनुवाद बहुत पहले निकल गया था। ठीक है, माघ के शिशुपाल वधम, ठीक है, माघ की जो रचना है शिशुपाल वधम, उसके जो है 2 सर्गों का अनुवाद इन्होंने हिंदी माघ के नाम से जो है संवत 1985 में इन्होंने किया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, शिशुपाल वधम के जो 2 सर्गों पे इन्होंने अनुवाद किया है हिंदी माघ के नाम से। कब किया है? तो संवत 1985 में। ठीक है, पहले ये ब्रज भाषा के कविता आदि रचते थे, जिनमें कहीं कहीं खड़ी बोली का भी आभास रहता था। शुद्ध खड़ी बोली के भी कुछ कवित इनमें जो है मिलते हैं। ठीक है, सरस्वती में प्रकाशित इनकी कविताएं अधिकतर इतिवृत्तात्मक या गद्यवत होती थी। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स इनके थे जो महत्वपूर्ण हैं। ये पंक्ति दी गई है, पंक्ति जरूर याद रखिएगा ये से। ठीक है, अगले जो कवि हैं वो हैं लोचन प्रसाद पांडे। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कवि ये भी हैं। पांडे जी बहुत छोटी अवस्था से जो है कविता रचने लगे थे। ठीक है, संवत 1662 से जो है इनकी कविताएं सरस्वती पत्रिका तथा और मासिक पत्रिकाओं में निकलने लगी थी। ठीक है, इनकी रचनाएं कई ढंग की थी। कथा प्रबंध के रूप में भी, फुटकल प्रसंग के रूप में भी, ये सभी तरह की जो है इनकी पत्रिकाएं, जो है इनकी रचनाएं जो आती थी। ठीक है, कथा प्रबंध के रूप में भी और फुटकल प्रसंग के रूप में भी। ठीक है, चित्तौड़ के भीमसेन के अपूर्व
स्वतंत्र त्याग की कथा नंददास की रास पंचाध्यायी के ढंग पर जो है इन्होंने लिखा है। ठीक है, चित्तौड़ के भीम सिंह के अपूर्व स्वतंत्र त्याग, ठीक है, स्वतंत्र त्याग की कथा जो है नंददास की रचना जो है रास पंचाध्यायी, उसके ढंग पर जो इन्होंने लिखा है। आगे देखिए, मृगी दुखमोचन में जो है इन्होंने खड़ी बोली के सवैयों में एक मृगी का अत्यंत दारुण परिस्थिति का वर्णन जो है सरस भाषा में किया है। मृगी दुखमोचन भी इनकी रचना है लोचन प्रसाद पांडे का। ठीक है, जिससे पशुओं तक पहुंचाने वाली इनकी व्यापक और सर्वभूत दयापूर्ण काव्य दृष्टि का पता चलता है। यहाँ से देखेंगे, इनका हृदय कहीं कहीं पेड़ पौधों तक की दशा का मार्मिक अनुभव करा पाता है। यह भावुकता इनकी अपनी भाषा की गद्य, ठीक है, गद्यवत सरल सीधी गति उस रचना प्रवृत्ति का पता देती है जो द्विवेदी के प्रभाव से उत्पन्न हुई है। ये महत्वपूर्ण नहीं है इतना, ठीक है, यहाँ तक जो है महत्वपूर्ण था, मैंने पढ़ा दिया। ठीक है ना। ठीक है, तो कल से जो है क्लास हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे द्विवेदी मंडल के बाहर के काव्य भूमि। ठीक है, द्विवेदी मंडल के बाहर जो कवि आते हैं उनको हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज यहीं क्लास समाप्त करते हैं। आगे पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा, लंबी क्लास हो जाएगी। ठीक है ना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। क्लास को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। ठीक है, आप लोग जो है लाइक करिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा, मुझे इंतज़ार रहेगा आप सभी के कमेंट्स का।